हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने कैश फ्लो की जो मेरी पहली क्लास है जिसके अंदर मैंने क्लास कैश फ्लो की बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करी थी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कैश फ्लो में जो अलग अलग अकाउंट्स बनते हैं, चाहे वो फिक्स एसेट अकाउंट हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट हो, चाहे वो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट हो, या एसेट्स और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट हो, अच्छे से हम लोगों ने सीख लिया था। आज की क्लास कैश फ्लो की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि मैं आज आप लोगों को कैश फ्लो का पूरा फॉर्मेट सिर्फ सिखाऊंगा नहीं, समझाऊंगा, और आज क्लास में उसे लर्न भी कराऊंगा, और मेजर चीजें आज क्लास में हो जाएंगी। मुझे आप सारे लोगों से एक कमेंट चाहिए, एक बात आपको लिखने की, सर हम फॉर्मेट याद करके आएंगे। जितने बच्चे आज कमेंट करेंगे कि हाँ सर हम फॉर्मूले याद करके आएंगे, डेफिनेटली अगली क्लास से उनको कैश फ्लो बहुत आसान लगेगा, और हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 6-6 नंबर वाले क्वेश्चन पे सीधा हम लोग अगली क्लास में जंप करेंगे। आज के फॉर्मेट को लर्न अगर कर लोगे तो अगली क्लास में आपको मजा आएगा। स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट पार्ट नंबर 2। आप सबको पता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर 3 अलग अलग एक्टिविटी होती है: ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब क्या क्या चीजें कौन कौन सी एक्टिविटी के अंदर आती है, ये सीखना और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सीधा आपको ये नहीं बोलूंगा कि फॉर्मेट है इसको याद कर लेना, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मैं समझा रहा हूं आपको, ध्यान से समझना। किसी भी फर्म की या कंपनी की बैलेंस शीट ऐसी है, मैं मानता हूं बैलेंस शीट जो है वो वर्टिकल फॉर्मेट में बनती है, बट हम बैलेंस शीट नहीं बना रहे, हम सिर्फ एक चीज को सीखना चाह रहे हैं, तो टी फॉर्मेट में मैंने बैलेंस शीट बना दिया है। ठीक है, ये है नॉन करंट एसेट्स, ये है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये है करंट एसेट। एसेट साइड ये आता है, लायबिलिटी साइड आता है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स, इन दोनों से रिलेटेड हर चीज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा, ध्यान रखना। फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स, इन दोनों से रिलेटेड हर चीज किस एक्टिविटी का पार्ट है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का, ध्यान रखना। फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट, इन दोनों से रिलेटेड सब कुछ, जैसे सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, सेल ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, और इन्वेस्टमेंट पे हमें क्या मिलता है? डिविडेंड इनकम या रेंटल इनकम या इंटरेस्ट इनकम। ये तीनों चीज, ये सारी की सारी चीजें किसके अंदर आएंगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आएंगी। तो इन्वेस्टिंग का फॉर्मेट तो आपको लर्न हो गया। फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स, इन दोनों से रिलेटेड हर चीज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। क्लियर है? दूसरा, शेयर कैपिटल। ओके, शेयर कैपिटल, ध्यान समझना। शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, शेयर कैपिटल और डिबेंचर, नॉन करंट लायबिलिटी, डिबेंचर, इन दोनों से रिलेटेड हर चीज फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। ठीक है, इन दोनों से रिलेटेड हर चीज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट है। issue of shares, issue of debentures, redemption of shares, redemption of debentures, loan taken, loan repay, interest on loan paid, interest on debentures paid, डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स पेड, ये सारी की सारी चीजें जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा। इन्वेस्टमेंट जब हम लोग करते हैं ना, तो इन्वेस्टमेंट करने पे हमें इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है, इन्वेस्टमेंट करने पे हमें डिविडेंड रिसीव्ड होगा, इंटरेस्ट मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं किसी कंपनी के शेयर्स में, तो मुझे हर साल डिविडेंड मिलेगा। इसीलिए इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, क्योंकि ये इन्वेस्ट करने पे हमको मिलता है। लेकिन जब हम लोन लेंगे, लायबिलिटी साइड, जब हम लोन लेंगे तो उस लोन पे हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। हमने पब्लिक को शेयर्स इशू किए तो हमें डिविडेंड
पे करना पड़ेगा। तो जब भी पेड होगा तो वो फाइनेंसिंग का पार्ट है, जब भी रिसीव होगा तो वो इन्वेस्टिंग का पार्ट है। तो कंफ्यूज मत होना, पे कर रहे हैं तो ऑब्वियसली लोन ले रखा होगा, लोन फाइनेंसिंग का पार्ट है, उसका इंटरेस्ट भी फाइनेंसिंग का पार्ट है। मिल रहा है मतलब हमने इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो वो किसका पार्ट है? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का पार्ट है। ओके, अच्छा सर, आपने ये तो समझा दिया हमें कि फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हर चीज इन्वेस्टिंग में आती है। शेयर कैपिटल और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, मतलब लोन, डिबेंचर, शेयर, तीन चीजें, शेयर, डिबेंचर, लोन, और ये फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट। शेयर, डिबेंचर, लोन से रिलेटेड हर चीज किसके अंदर आती है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आता है। तो सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या आएगा? जो इन दोनों में नहीं आएगा वो किसके अंदर आएगा? वो आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। यानी कि ऑपरेटिंग की डेफिनेशन सच में AS3 भी नहीं बताता है कि ऑपरेटिंग में क्या आएगा। AS3 यही कहता है कि इन्वेस्टिंग के अंदर ये आएगा, फाइनेंसिंग के अंदर ये आएगा, जो भी कुछ बच गया वो सारा का सारा ऑपरेटिंग के अंदर आएगा। तो सर बचा क्या यहाँ पे? बचा रिजर्व एंड सरप्लस, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी। तो ये सारी चीजें आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आती है। तो मोटा मोटा आपको क्लियर हो गया कि कौन सी चीज कौन सी एक्टिविटी में आती है। ठीक है, अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना वीडियो को, बहुत अच्छे से प्यार से समझा दूंगा। मुझे कैश फ्लो में आपको 8 में से 8 दिलाने हैं, बस बिल्कुल प्यार से, धीरे से, आराम से करेंगे ताकि हर बच्चा समझ पाए। क्योंकि आप यहाँ पे तब भी आए हो जब आपको स्कूल ट्यूशन में समझ नहीं आया है, तो यहाँ भी नहीं आएगा तो फिर कहाँ जाओगे, राइट? तो यहाँ पे ये चीज कवर होगी। ओके, तो चलो हम थोड़ा सा और अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं। सर इन्वेस्टिंग में क्या क्या आता है? फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हर चीज आता है। जैसे क्या क्या? सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव। इनके अलावा एक स्पेशल चीज है जो और है, जो इस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है। क्या है वो? गुडविल परचेज या पेटेंट्स परचेज। इंटेंजिबल एसेट्स को अगर आप परचेज करते हो ना तो ये भी इन्वेस्टमेंट है। अगर आप किसी ब्रांड को परचेज करते हो, उसकी गुडविल को परचेज करते हो, ये भी इन्वेस्टिंग का पार्ट है, ये अलग है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, फिक्स एसेट्स इन्वेस्टमेंट तो है ही है, लेकिन गुडविल परचेज आएगा, गुडविल सेल नहीं आता है। गुडविल राइट ऑफ आता है, वो ऑपरेटिंग में आता है, सेल नहीं आएगा। ठीक है, तो परचेज ऑफ गुडविल जो है वो यहां पर आएगा। अच्छा, हम पढ़ क्या रहे हैं? हम तो पढ़ रहे हैं कैश फ्लो। तो पैसा आएगा तो प्लस, पैसा जाएगा तो माइनस। तो आप लोग मुझे बताओ, सेल ऑफ फिक्स एसेट क्या होगा? पैसा आया प्लस। परचेज ऑफ फिक्स एसेट क्या होगा? माइनस। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होगा? प्लस। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होगा? माइनस। परचेज ऑफ गुडविल क्या होगा आपका? माइनस। इंटरेस्ट रिसीव प्लस, रेंट रिसीव प्लस, डिविडेंड रिसीव प्लस। तो जब जब पैसा आएगा प्लस, जब जब पैसा जाएगा माइनस। क्वाइट इजी। ओके, अब आते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे। शेयर, डिबेंचर, लोन, ये सब फाइनेंसिंग के अंदर आता है। तो इशू ऑफ शेयर्स या इशू ऑफ डिबेंचर्स, शेयर इशू करेंगे, डिबेंचर इशू करेंगे तो पैसा आएगा कंपनी के पास प्लस। रिडम्पशन करेंगे शेयर और डिबेंचर्स का तो पैसा जाएगा, रिडीम मतलब रीपेमेंट, पैसा लौटा देंगे, जाएगा। लोन लेंगे प्लस, लोन लौटाएंगे माइनस। डिविडेंड पेड करेंगे माइनस, इंटरेस्ट पेड करेंगे माइनस। इसके अलावा एक चीज है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ेगा तो प्लस, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी बढ़ेगा तो प्लस, बैंक ओवरड्राफ्ट घटेगा या सिक्योरिटीज प्रीमियम घटेगा तो क्या होगा? माइनस। ये दो स्पेशल चीजें हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट और सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या? बैंक का नेगेटिव लिमिट। अभी मेरे बैंक में माइनस का 5 लाख का बैलेंस है, मैं 1 लाख रुपए और निकाल लूंगा तो मेरे बैंक में माइनस का 6 लाख का बैलेंस हो जाएगा। तो अगर बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ गया इसका मतलब मैंने बैंक से और पैसे निकाल लिए, इसीलिए प्लस। और बैंक ओवरड्राफ्ट कम हो गया मतलब मेरा नेगेटिव बैलेंस कम हो गया क्योंकि मैंने पैसा बैंक को लौटा दिया, तो वो क्या हो जाएगा आपका? माइनस। ठीक है, सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, आई होप आपको समझ आ गया कौन कौन सी चीजें इन्वेस्टिंग में आती है, कौन कौन सी चीजें फाइनेंसिंग में। 10 मिनट देकर एक बार इसको अपनी कॉपी में लिख लेना, समझ समझ के। फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, लोन, शेयर, डिबेंचर्स, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव। तो इस पे कंफ्यूज मत होना। और बाकी इसमें आ गया गुडविल परचेज, माइनस होगा, परचेज किया तो पैसा दिया है ना, इसीलिए गुडविल परचेज क्या होगा? माइनस होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट और सिक्योरिटीज प्रीमियम बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस। इसको अच्छे से समझ लो। और अब जो यहां दोनों में कवर नहीं हुआ है, जो इन दोनों में नहीं आया है, वो किसके अंदर आएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आएगा। ठीक है, तो मैं आज तुम्हें
ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग का पूरा फॉर्मेट लर्न कराऊंगा। और यकीन मानो ऐसा तुमने कहीं नहीं पढ़ा होगा कि टीचर इतने डिटेल में समझा के तुम्हें लर्न करा रहा है। ज्यादातर बच्चों से कैश फ्लो नहीं बनता, मैं उनसे पूछता हूँ कैश फ्लो नहीं बन रहा, आपको फॉर्मेट याद है कैश फ्लो का? नहीं। तो जब आपको फॉर्मेट अच्छे से लर्न है ना, तो आपका दिमाग सिर्फ कॉन्सेप्ट को सीखने में लगाएगा। अगर आपको फॉर्मेट ही अच्छे से लर्न नहीं है तो कॉन्सेप्ट फॉर्मेट दोनों जगह दिमाग लगेगा, तो दिमाग कहाँ से उसका सॉल्यूशन निकाल पाएगा? तो मुझे अच्छे से फॉर्मेट याद है तो कैश फ्लो बहुत आसान हो जाएगा। उसके फॉर्मेट में दम है, मतलब ऐसा कोई छोटा मोटा फॉर्मेट नहीं, अच्छा खासा फॉर्मेट है। ये है कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट इनडायरेक्ट मेथड से एज पर AS3 रिवाइज। हमें हमेशा लिखना पड़ता है कि ये AS3 रिवाइज्ड का फॉर्मेट है। यहाँ आएगा पर्टिकुलर्स, फिर आएगा डिटेल, फिर आएगा अमाउंट। अमाउंट मतलब टोटल अमाउंट। तो ये डिटेल है, पर्टिकुलर्स है और अमाउंट है। कैश फ्लो के अंदर ना 3 एक्टिविटी होती हैं, लेकिन बेसिकली एक चौथी एक्टिविटी भी होती है, डी। मैं बताऊंगा क्या है वो डी, ठीक है? तो सबसे पहला आपने ऐसा ऐसा बनाना है फॉर्मूला, मैं आपको दिखा देता हूँ पहले, फिर मैं आपको एक पेज में दिखाता हूँ पहले, ठीक है? तो ये हो गया आपका हेडिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, फिर पर्टिकुलर्स हो गया, फिर हो गया डिटेल्स, फिर हो गया अमाउंट, ठीक है? तो आपको करना क्या है, A, B, C और D, ठीक है? इस तरीके से एक्टिविटीज होती हैं, A, B, C, D, आपको 4 लिखना है। A का मतलब होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बी का मतलब होता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सी का मतलब होता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, डी का मतलब होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ध्यान रखना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये 4 हम लिखते हैं पॉइंट, 4 एक्टिविटी। 90% बच्चे कैश फ्लो में क्वेश्चन गलत इसलिए कर देते हैं या फालतू टाइम इसलिए लेते हैं, वो क्वेश्चन को पढ़ते नहीं, क्वेश्चन मांगा क्या है। अगर क्वेश्चन कैश फ्लो मांग रहा है तो आपको पूरा का पूरा बनाना है। बट अगर क्वेश्चन कभी ऑपरेटिंग मांग रहा है खाली कि प्रिपेयर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बच्चा पूरा क्वेश्चन पढ़ता ही नहीं और कंप्लीट क्वेश्चन करके आता, कहता पेपर छूट गया, टाइम ज्यादा लग गया कैश फ्लो में। भैया आपको ऑपरेटिंग पूछा है तो ऑपरेटिंग बनाओ, इन्वेस्टिंग पूछा तो खाली इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग पूछा है तो सिर्फ ये दोनों बनाओ, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग पूछा है तो फिर आपको पूरा ही बनाना है। फिर कभी ये नहीं बोलेगा ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग, बोलेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा बनाओ, बिकॉज ये बहुत छोटा सा होता है, 2 लाइन का, फ्री का है। या फिर बोलेगा इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग बनाओ। तो जो क्वेश्चन बोलेगा आप वही बनाना बस। तो इस तरीके से देखो फॉर्मेट है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये रहा आपका 1 पेज, ये रहा आपका 2 पेज, ये रहा आपका 3 पेज। 3 पेज में मैंने यहाँ दिखा रखा है। कॉपी में बनाओगे तो 1 पेज में बन जाएगा, बुक में जो दे रखा है ना, वो अगर कॉपी में उतारोगे तो 4 पेज का बनेगा। तो बुक में जो दे रखा है वो 4 पेज का बना देगा आपका। तो इट्स बेटर कि आप ये शॉर्ट फॉर्मेट देख लो, सब कुछ कवर है इसके अंदर, भी कुछ छूटा नहीं है। लिखा इस तरीके से है कि आप आराम से याद कर लोगे। तो देखो 3 एक्टिविटी मैंने बता दिया आपको। ए एक्टिविटी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो ये रहा पूरा का पूरा ए एक्टिविटी। फिर आता है ये रहा बी एक्टिविटी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फिर आता है सी एक्टिविटी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो पहले मैं तुम्हें इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग को अच्छे से लर्न करा देता हूं, फिर मैं ऑपरेटिंग करा दूंगा, फिर मैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करा दूंगा, और हमारा पूरा फॉर्मेट यहीं पे याद हो जाएगा। घर पे 1-2 बार कॉपी में उतार लेना। फॉर्मेट जितना स्ट्रांग होगा ना, आपको मजा आएगा। आपको वाइवा में भी पूछ सकता है कि ये कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है, ध्यान रखना, ठीक है? चलो देखो, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये हो गया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। उसके अंदर क्या क्या आता है, ये रहा ऐड और ये रहा आपका लेस। तो ऐड क्या करोगे, सेल ऑफ फिक्स असेट या सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, है ना? और क्या ऐड करोगे, इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, वो प्लस हो जाएगा। माइनस क्या करोगे, परचेज ऑफ फिक्स असेट्स या परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स या परचेज ऑफ शेयर्स। अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स को परचेज किया है तो ध्यान रखना वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। परचेज ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स इज डिफरेंट। वो कंपनी जनता को शेयर इशू करती है, पब्लिक से पैसा लेती है, और पब्लिक ने क्या किया, परचेज किया, तो पब्लिक के लिए वो क्या है, इन्वेस्टमेंट है, ठीक है? तो परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट या परचेज ऑफ शेयर्स, वो आप माइनस करोगे। गुडविल परचेज या पेटेंट परचेज, वो आप माइनस करोगे। इतना करने के बाद लास्ट में जो आंसर आएगा, ये सारी चीजें आप यहाँ लिखोगे ना, जैसे ये चीज हो गई प्लस प्लस, ये हो गया माइनस माइनस, फिर ये करके जो भी यहाँ पे फिगर आएगा उसको लिखते हैं नेट कैश फ्लो फ्रॉम या यूज, दो में से कोई एक। अगर आंसर ये प्लस में आ रहा है, प्लस का 5000, तो प्लस का लिखोगे फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और अगर माइनस का आ रहा है तो लिखोगे यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश या तो आएगा प्लस का अगर है, माइनस का है मतलब यूज हो गया, हमने पैसा ज्यादा पे किया। तो ये कैश फ्लो बनाने का ऑब्जेक्टिव ये है कि इस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कितना पैसा आ रहा है या कितना पैसा जा रहा है ये पता पड़ जाएगा। प्लस में लिखते हैं फ्रॉम, माइनस में लिखते हैं यूज्ड इन।
तो कैश फ्लो फ्रॉम या कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सबको क्लियर हो गया, याद हो गया सर, आपने पहले याद करा दिया था। यही चीज है इन्वेस्टिंग में, सेल ऑफ फिक्स एसेट, परचेज ऑफ फिक्स एसेट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ गुडविल, फिर इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव। भाई रेंट कैसे मिलेगा? जब मैं किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे वहां से रेंटल इनकम मिलेगी, तो रेंटल इनकम इन्वेस्टमेंट पे आता है, इसीलिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। ठीक है सर, ठीक है, आपने इन्वेस्टिंग याद करा दिया। अब चलते हैं फाइनेंसिंग, उसको भी याद कर लेते हैं। तो इसमें क्या क्या ऐड करोगे? इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स या लोन टेकन। अच्छा एक बात मुझे बताओगे, देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं, थोड़ा दिमाग लगा के बताना। 31 मार्च 25, तो ये हो गया प्रीवियस ईयर इसको 1/4/24 भी कहते हैं। 1 अप्रैल साल का शुरू और 31 मार्च हो गया साल का एंड। ये हो गया करंट ईयर, ये हो गया प्रीवियस ईयर, ये ओपनिंग हो गया, ये साल का एंड हो गया। साल की शुरुआत 1 अप्रैल 2024, एंड हो गया 31 मार्च 2025। अब यहाँ पे जो लोन दे रखा है वो है 5 लाख रुपए का, और यहाँ हो गया 7 लाख। तो देखो साल के शुरू में तुम्हारे ऊपर लोन कितने था? 5 लाख का, और एंड में कितना है? 7 लाख। इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान आपने लोन टेकन कितना किया है? 2 लाख का। और लोन लोगे तो पैसा आएगा, तो 2 लाख रुपए प्लस होगा। किस एक्टिविटी का पार्ट है ये? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। समझ में आई बात? तो लोन टेकन आएगा ये। अगर 5 से 3 हो जाता तो लोन रीपे आता। ओके, तो आपको इसे देख के समझना है कि लोन लिया है या लोन लौटाया है। ऑल दो, तो इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, लोन टेकन प्लस होगा, देखो ऐड लिखा है। इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, ये प्लस होगा। इंक्रीज इन सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, वो भी प्लस होगा। ठीक है, ये तो पता था ना, दो अलग अलग चीजें। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी अगर बढ़ रहा है तो प्लस होगा, बिकॉज प्रीमियम किस पे लिया जाता है? शेयर्स पे। शेयर्स कोई तो प्रीमियम पर इशू करते हैं, तो शेयर्स फाइनेंसिंग है तो प्रीमियम भी फाइनेंसिंग है। जैसे लोन अगर फाइनेंसिंग था तो इंटरेस्ट ऑन लोन भी फाइनेंसिंग है। अच्छा माइनस क्या? रिडम्पशन ऑफ शेयर्स, ये शेयर्स रिडीम कर रहे हैं, डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे हैं या लोन को रीपे कर रहे हैं, तो ये क्या होगा? माइनस होगा। इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, माइनस होगा। डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, माइनस होगा। डिक्रीज इन सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, माइनस होगा। ये सब कुछ करने के बाद आप यहां लिख दोगे सारा प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, फिर ये जो भी आंसर आएगा यहाँ पे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेट कैश। अगर ये आंसर प्लस में आ रहा है तो फ्लो फ्रॉम, अगर माइनस में आ रहा है तो यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो ये हो गया फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आंसर, यानी कि सी का आंसर। तो आप मुझे बताओ, आपको इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग अच्छे से लर्न हो गया? हाँ सर, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग अच्छे से लर्न हो गया। अब आते हैं डी पॉइंट पे। जो डी होता है ना, वो क्या होता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये आंसर मैच करने का तरीका होता है कि आपका जो आंसर है वो सही है या गलत है, वो इससे पता पड़ जाएगा। बट ये भी कैश फ्लो का पार्ट। अगर क्वेश्चन कहता है कैश फ्लो बनाओ तो आप ये भी बनाओगे, 2-3 लाइन का, बहुत छोटा सा, सिंपल है, राइट। चल करना क्या होता है इसमें, ध्यान समझना। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में तुम्हें ए प्लस बी प्लस सी करना है। ए क्या हो गया? ए हो गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर। बी हो गया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आंसर। सी हो गया कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आंसर। आप तीनों के आंसर्स को जोड़ दोगे। जैसे ये वाला आंसर आया ना, ये प्लस या माइनस जो भी होगा आप जोड़ देना उसको, तीनों को, प्लस या नेगेटिव जो भी होगा तो प्लस माइनस माइनस होता है वो करके कर लेना। जैसे ऑपरेटिंग का मान लो आ गया +4, इन्वेस्टिंग आ गया -1, फाइनेंसिंग का आ गया -2। तो सॉल्व करके कितना आएगा? यहाँ पे 3 माइनस कर दोगे 4 में से 1, तो आंसर 1 आएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी। सी फाइनेंसिंग का आंसर है, बी ये जो आंसर आया है ये इन्वेस्टिंग का आंसर है। उसी तरीके से ऑपरेटिंग का भी आंसर आएगा, मैं याद करवाऊंगा अभी आपको, ये ऑपरेटिंग का आंसर होगा। तीनों के आंसर को जोड़ना है, ए प्लस बी प्लस सी। ओके, तीनों के आंसर को जोड़ दिया। ओके, तीनों के आंसर को जोड़ दिया। अब तुम्हें इसमें 2 चीजें और जोड़नी है। पहला, ओपनिंग कैश या ओपनिंग बैंक। आपको बैलेंस शीट के अंदर ना कैश दिया होगा, बैंक दिया होगा। अगर एक दिया होगा तो एक ले लेना, 2 दिया होगा दोनों का ओपनिंग यहाँ पे ऐड कर देना। ओपनिंग कैश, ओपनिंग बैंक। और ओपनिंग मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर आपको बैलेंस शीट में दिया हुआ है तो कैश, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये तीनों किस एक्टिविटी का पार्ट है? ये तीनों आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर आता है। तो ए प्लस बी प्लस सी यानी कि ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग का आंसर, उसमें ओपनिंग कैश और ओपनिंग बैंक, साल के शुरू का जो कैश और बैंक दे वो ऐड कर देना, साल के शुरू का मार्केटेबल सिक्योरिटीज अगर दिया है तो वो ऐड कर देना, यानी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ऐड करके जो फिगर आएगा 2 लाख, 5 लाख, 1000, 10,000, जो भी फिगर आएगा या माइनस का आया कुछ भी, वो किसके सम के बराबर होगा? क्लोजिंग कैश एंड बैंक
प्लस क्लोजिंग मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इसके सम के बराबर होगा। अगर है तो समझ लो क्वेश्चन सही है, अदरवाइज क्वेश्चन गलत है। तो क्या करना है मेरे साथ साथ बोलो, ए प्लस बी प्लस सी, दो चीजें प्लस करनी है, ओपनिंग कैश एंड बैंक, ओपनिंग मार्केटेबल सिक्योरिटी। तो जो ये निकल के आएगा वो किसके सम के बराबर होगा, क्लोजिंग कैश एंड बैंक या क्लोजिंग मार्केटेबल सिक्योरिटीज के सम के बराबर होगा। दैट्स इट, खत्म। अब बताओ जरा, कोई मुश्किल काम है? मैंने आपको आधे से ज्यादा फॉर्मेट याद करा दिया सर। इन्वेस्टिंग लर्न हो गया, फाइनेंसिंग लर्न हो गया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बचा क्या ऑपरेटिंग में। अगले 10 मिनट में वो भी तुम्हें अच्छे से लर्न करा दूंगा, ध्यान समझो। अब आते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो देखो ये रहा, सुनो मेरी बात, ये हो गया आपका ए मतलब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ध्यान से सुनना सारे बच्चे, ऑपरेटिंग बहुत बड़ा है, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग अकेला जितना बड़ा है ऑपरेटिंग उतना बड़ा है। बट मैं क्लास में याद कराऊंगा, अगर वीडियो अगर याद हो जाए ना तुम्हें, या फिर लगे कि हाँ यार बहुत हद तक याद हो गया, बहुत हद तक दिमाग में बैठ गया, तो वीडियो में यार कमेंट जरूर करिए, बताना जरूर मुझे, ताकि मैं और इंप्रूवमेंट करूँ आगे भी। अगर कुछ मुझे लगेगा कि कुछ दिक्कत है तो मुझे बताना जरूर। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट याद करा रहा हूँ, बहुत बड़ा फॉर्मेट है, बच्चे साल भर नहीं याद कर पाते, बट मैं यही याद करा दूंगा आपको। मैं इसको तोड़ देता हूँ 3 बराबर बराबर हिस्सों में, यानी ऑपरेटिंग का जो फॉर्मेट है मैं उसके 3 टुकड़े कर रहा हूं, 3 टुकड़े, ठीक है। तो मैं पहला फर्स्ट पार्ट पहले याद करूंगा, फिर मैं सेकंड पार्ट याद करूंगा और फर्स्ट एंड सेकंड लिखूंगा, फिर मैं थर्ड पार्ट याद करूंगा, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों लिखूंगा। देखना एक बार में आप भी लिख दोगे। तो सबसे पहला पार्ट आपका ये हो गया यहां तक, ठीक है, यहां तक। तो सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हेडिंग डालोगे, और शुरुआत कहां से होती है इसकी, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट यानी सरप्लस, और सरप्लस कैसे निकलेगा, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। मान लो कम को बैलेंस शीट में दिया है सरप्लस 31 मार्च, मैं आपको ना यहाँ लिख के दिखाता हूँ, चलो ठीक है। 31 मार्च 25, 31 मार्च 24, ये हो गया 4 लाख, ये हो गया 5 लाख। साल के शुरू में 4 लाख का प्रॉफिट था, साल के एंड में 5 लाख का प्रॉफिट दिख रहा है। तो 4 लाख तो साल के शुरू में ही था और एंड में 5 लाख दिख रहा है, तो ड्यूरिंग द ईयर आपने कितना कमाया, 1 लाख रुपए। तो यहाँ पे सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिखेंगे सरप्लस, जो कि आएगा करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। अगर ये माइनस में आ रहा है तो इसको माइनस में लिख देना, लाइक अगर ये 4 से 3 हो जाता तो माइनस का 1 लाख आता, तो आप माइनस का 1 लाख लिख दोगे। सो सबसे पहले नेट प्रॉफिट यानी कि सरप्लस आप यहाँ पे लिख दोगे, सरप्लस, ठीक है, नेट प्रॉफिट। उसमें आपने 4 चीजें ऐड करनी है, ऐड करने 4 चीजें। टिप, कभी आप रेस्टोरेंट बैठे हो, टिप दिया है, ठीक है, ये हो गया। अब बच्चे बोले सर टिप हम कहाँ से देंगे, हमें टिप जितने तो घर वाले को पैसे देते हैं, तो उसमें खाए या टिप दें, ठीक है। चलो जोक से पार्ट, टिप, ताकि आपको याद रहे इसलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, कोई यहाँ वहाँ घुमा के बात। टिप, TIP टिप, फिर पी, टिप, फिर एक और पी, टिप पे टिप, टिप पी। T फॉर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, I फॉर इंटरिम डिविडेंड, P फॉर प्रपोज डिविडेंड, और फिर P फॉर प्रोविजन फॉर टैक्स। टिप, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज डिविडेंड। टिप ये याद कर लेना, ठीक है। ट्रांसफर टू जर्नलिज्म मतलब करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। भाई पहले जर्नलिज्म में था 4 लाख, अब है 5 लाख, तो कितना ट्रांसफर किया आपने, 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिया। यही माइनस में आ जाएगा अगर कम हो रहा होगा तो ट्रांसफर टू जर्नलिज्म हो गया आपका। बट जनरली माइनस में नहीं दिखेगा कभी आपको, हमेशा कंपनी जोड़ते निकालती नहीं है, ठीक है। तो ट्रांसफर टू जर्नलिज्म में आ गया 1 लाख, आया माइनस में तो लिख देना, बट होता नहीं है। इंटरिम डिविडेंड, ये जो इंटरिम डिविडेंड होता है ना, ये हमेशा कहाँ मिलेगा आपको, एडिशनल पॉइंट में। कहाँ मिलेगा, एडिशनल पॉइंट में, हमेशा बैलेंस शीट के नीचे मिलेगा, एडिशनल पॉइंट में, फुट नोट में, ओके। प्रपोज डिविडेंड भी नीचे मिलेगा, 2 साल का होगा, करंट ईयर का और प्रीवियस ईयर का। प्रपोज डिविडेंड बैलेंस शीट के अंदर नहीं आता। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 4, इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट या कंटिंजेंसीज, कंटिंजेंसी वाला जो होता है AS4, कंटिंजेंसी वाला, सॉरी, तो जो कंटिंजेंसीज है AS4 कहता है कि भैया जो प्रपोज डिविडेंड है वो हमेशा फुटनोट में मिलेगा, बैलेंस शीट के नीचे। तो जो भी प्रीवियस ईयर का होगा आप यहाँ पे ऐड कर देना। और प्रोविजन फॉर टैक्स कौन सी ईयर का लेना है, करंट ईयर का, क्योंकि ये प्रोविजन फॉर टैक्स मेड है, जो आपने प्रोविजन बनाया है। तो इन चारों चीजों को ऐड कर देना। तो आओ एक बार रिविजन करते हैं। सबसे पहले होगा नेट प्रॉफिट, सरप्लस, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। 4 चीजें ऐड करोगे, इसका नाम है टिप पी। टिप, T से ट्रांसफर टू जर्नलिज्म, I से इंटरिम डिविडेंड, P से प्रपोज डिविडेंड, ठीक है, और P से प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रपोज डिविडेंड किसका, प्रीवियस ईयर का। प्रोविजन फॉर टैक्स जो किसका है, करंट ईयर का है। इंटरिम डिविडेंड में कोई प्रीवियस ईयर करंट ईयर नहीं होता, क्योंकि वो नीचे एक ही फिगर लिखा रहता है, इंटरिम डिविडेंड 50,000, तो वही 50,000 यहाँ पे ऐड कर देना। और ट्रांसफर टू जर्नलिज्म में करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। इतना मुझे बताओ, वीडियो पॉज करो, पहले इतना लिख के दिखाओ, क्या ये 4 चीजें आपको याद हो गई, टिप याद हो गया आपको, एक बार कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताना, और अपनी कॉपी में लिख के देखो
कि हाँ सर इतना मुझे याद हो गया, मतलब ये वाला पोर्शन आपका खत्म हो गया। देखो 1/3 पोर्शन कितना इजीली याद हो गया। अब ये करके क्या आएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अब ये जो फिगर आएगी, इन सबको ऐड करके जो ये वाला फिगर आएगा, इस फिगर को क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। कभी भी कोई बड़ी चीज आपको याद करना हो ना, तो बड़ी चीज ऐसे याद करना, फॉर्मेट को तोड़ तोड़ के। इकट्ठे याद करने बैठोगे ना, सर दर्दी हो जाएगी, टेंशन हो जाएगी। तो छोटे छोटे 3 पार्ट में बांट, एक पार्ट हमको अच्छे से लर्न हो गया, दिमाग में बैठ गया, फिर हम दूसरा पार्ट लर्न करेंगे, फिर ये दोनों बैठ जाएगा, फिर तीसरा पार्ट लर्न करेंगे, और पूरा फॉर्मेट रिकॉर्ड है। हिस्ट्री में किसी ने ना क्लास में ना यूट्यूब पे लर्न कराया होगा, मैंने पूरे यूट्यूब पे लर्न कराया पूरा फॉर्मेट आपको। अभी वीडियो एंड करके इतना लिख के देखो, आपको याद हो जाएगा। इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऑलरेडी हो चुका है। ओके, अब आते हैं सेकंड पोर्शन पे, ये वाले पोर्शन पे। अच्छा, अब एक सवाल है कि क्या सर ट्रांसफर टू जर्नलिज्म को यहां नहीं लिख सकते? नो, ये एरिया बट गया भैया, ये इनका एरिया है, ये आपस में ऊपर नीचे हो सकते लेकिन ये यहां नहीं आ सकते, ये आपस में ऊपर नीचे हो सकते लेकिन ये ऊपर नहीं जा सकते। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि ये फॉर्मेट आपको याद करना पड़ेगा, जो चीज जहां है, जिस एरिया में है, उसी के अंदर रहेगा। ये ऊपर आपस में ये चारों चीजें ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन प्रोविजन फॉर टैक्स इसके नीचे नहीं आ सकता कभी भी, क्योंकि यहां पे फिर आ गया नॉन कैश आइटम। अब यहाँ पे जो चीजें है ना, वो इतनी सारी चीजें हैं नॉन कैश आइटम में। अब तुम इसको याद कैसे करोगे, ठीक है, ध्यान रखना, याद कैसे करोगे, इसको याद ऐसे करोगे, DIG, ठीक है, कैसे याद करोगे, DIG, ओके, DIG, DIG साहब। डी से क्या हो गया, डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर, आई से क्या हो गया, इंटरेस्ट एक्सपेंस, और जी से क्या हो गया, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, रिटर्न ऑफ। देखो, गुडविल परचेज कहां जाता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। गुडविल राइट ऑफ कहां जाता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। गुडविल पहले 5 लाख का था, अब 8 लाख का हो गया, 5 लाख से 8 लाख हो गया, तो 3 लाख का गुडविल परचेज इन्वेस्टिंग में जाएगा। लेकिन गुडविल 10 से 7 हो गया, 3 लाख का राइट ऑफ हो गया, वो राइट ऑफ कहां दिखेगा, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, राइट ऑफ, वो ऑपरेटिंग में दिखेगा। प्लस ये तीनों चीजें है ना, ध्यान रखना। अच्छा, आप इसे ऐसे याद कर लो, ग्लिड याद कर लो, चलो DIG मत याद करो, सबसे अच्छा ट्रिक है ग्लिड, है ना, बताना कैसा लगा मेरे को, बताना। ग्लिड, GLID। जी से गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, L से लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट या इन्वेस्टमेंट, I से इंटरेस्ट एक्सपेंस, D से डेप्रिसिएशन। इस तरीके से आप इन चारों को याद कर देना, ग्लिड, GLID, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, रिटर्न ऑफ, लॉस ऑन सेल। ध्यान रखना, लॉस को प्लस करते हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट। अगर आप मुझे बोलोगे ना कमेंट सेक्शन में, तो मैं अगली क्लास में टाइम निकाल के 10 मिनट में रीजन बता दूंगा कि सर इंटरेस्ट एक्सपेंस को क्यों प्लस करते हैं, लॉस को क्यों प्लस करते हैं। बट पहले आप फॉर्मेट दिमाग में सेट कर लो, बिठा लो, फिर मैं रीजन समझाऊंगा कि हम प्लस करते क्यों है। सर लॉस को कौन प्लस करता है, लॉस तो माइनस की चीज है। इंटरेस्ट एक्सपेंस को कौन प्लस करता है, वो तो माइनस की चीज है। समझ रहे हो बात को, तो मैं बताऊंगा। तो ग्लिड बोलो, ग्लिड की फॉर्म क्या है, गुडविल, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, इंटरेस्ट एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन, या प्लस करोगे। अच्छा, आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस को तो प्लस कर दिया, तो इंटरेस्ट इनकम को क्या कर दोगे आप, माइनस कर दोगे, इंटरेस्ट इनकम माइनस हो गया। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट या इन्वेस्टमेंट, फिक्स एसेट या इन्वेस्टमेंट को बेचने पे कोई लॉस हुआ तो आप इसे प्लस कर दोगे। अगर उस पर कोई गेन हो गया, तो गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट, तो उसे क्या कर दोगे आप, माइनस कर दोगे। जब ये सारा कर दोगे तो फिर आंसर जो आएगा वो आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये जो आएगा, क्या क्या नाम है इसका बताओ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो लो, सेकंड पोर्शन भी याद हो गया, क्या था, फर्स्ट पोर्शन में टिप, सेकंड पोर्शन में ग्लिड। गुडविल, लॉस ऑन सेल, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन। लॉस ऑन सेल को प्लस किया है तो गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट को माइनस कर देना। इंटरेस्ट एक्सपेंस को प्लस किया है तो इंटरेस्ट इनकम अगर होगी तो उसको माइनस कर देना। आई बात समझ। अब बच्चे मुझे बोलेंगे सर रुको एक सेकेंड, आपने हमें बताया था इंटरेस्ट पेड तो फाइनेंसिंग का पार्ट है। यस, तो सर इंटरेस्ट पेड तो यहां भी आ रहा है। यस, वो 2 जगह जाती हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो 2 जगह जाती हैं, लेकिन है वो फाइनेंसिंग का पार्ट, बट यहां भी जाता है। तो मैं रीजन बताऊंगा तुमको, अगर वो पूछोगे तो, वैसे पेपर में कभी आना नहीं है, बहुत आगे की चीज है कैश फ्लो, मैं तुम्हें रीजन समझा दूंगा, क्योंकि हम ग्रेजुएशन में बीकॉम सेकेंड ईयर में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ाते हैं, तो वहां पे डिटेल में आती है चीजें, तो क्यों होता है, लेकिन 2 जगह जाती है। इसी तरह से इंटरेस्ट इनकम इन्वेस्टिंग में प्लस होता है, लेकिन ऑपरेटिंग में क्या होता है, माइनस होता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ऐसा होता है, बट आप अभी ध्यान रखो ये चीजें 2 जगह जाती हैं, ठीक है।
बताओ यहाँ तक क्लियर हो गया क्लास? देखो यहाँ तक अच्छे से आपको क्लियर हो गया। पहले ये वाला पोर्शन था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, फिर ऐड करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, मतलब होता है जैसे आग लग गई, चोरी हो गया, भूकंप आ गया, उससे कुछ नुकसान हो गया, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। इसका ट्रीटमेंट भी आएगा, समय आएगा तो बताऊंगा। नॉन कैश आइटम जितने भी हैं वो भी ऐड कर दो। ग्लिड, शॉर्ट में ग्लिड है, और फिर ये दोनों जो प्लस है और नीचे ये दोनों क्या हो जाएगा आपका अपोजिट, माइनस हो जाएगा। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो अब तुम्हें शुरू से एंड तक यहाँ तक देखो, आप कॉपी में लिख के देखो, याद हो चुका होगा, आराम से शुरू से एंड तक लिख लोगे, TIPP ग्लिड। ओके, अब लास्ट पोर्शन है। अब हमें यहाँ पे एक चीज प्लस करना है, दो चीजें माइनस करना है, और ये सबसे ज्यादा जरूरी है, एक भी बच्चा इसको भूलेगा नहीं। क्या प्लस करना है? इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी प्लस और डिक्रीज इन करंट असेट प्लस। इसे लिख लो अपनी कॉपी में, CA CA CL CL, इसको अपनी कॉपी में लिखो, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। इंक्रीज इन करंट असेट जो होगा माइनस होगा, और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी प्लस होगा। इतना याद कर लो बस। अगर करंट असेट इंक्रीज माइनस है तो करंट असेट डिक्रीज क्या होगा? प्लस। करंट लायबिलिटी इंक्रीज अगर प्लस है तो करंट लायबिलिटी डिक्रीज होगा तो क्या होगा? माइनस। तो ये चीज आप इसे लिख लो कॉपी में, और कभी मत भूलना, वही लिखा हुआ। ऐड क्या करोगे? करंट लायबिलिटी बढ़ जाए या करंट असेट घट जाए, ठीक है। करंट लायबिलिटी बढ़ जाए, देखो करंट लायबिलिटी बढ़ेगा तो प्लस, करंट असेट घटेगा तो प्लस करोगे। इंक्रीज इन करंट असेट, करंट असेट अगर बढ़ रहा है तो माइनस, और करंट लायबिलिटी अगर घट रहा है तो माइनस। लॉजिक क्या है? करंट लायबिलिटी की आप पेमेंट करोगे तो पैसा जाएगा ना, इसीलिए माइनस, ठीक है। करंट लायबिलिटी की पेमेंट करोगे तो पैसा जाएगा, इसीलिए क्या हो रहा है आपका? माइनस हो रहा है। तो आप कोई भी एक चीज पकड़ लो, देखो ये रहा CA CL। करंट लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्या करोगे? प्लस। करंट लायबिलिटी घटेगा तो क्या करोगे? माइनस। करंट असेट बढ़ेगा तो माइनस, करंट असेट घटेगा तो प्लस। तो इस तरह से याद कर लो करंट लायबिलिटी। मैं तो सच बताऊं, मुझे सिर्फ एक ही चीज याद है, देखो मुझे सिर्फ एक ही चीज याद है, करंट लायबिलिटी अगर बढ़ता है तो प्लस, मुझे एक ही चीज याद है। तो करंट लायबिलिटी अगर बढ़ेगा तो प्लस, तो घटेगा तो क्या होगा? ऑब्वियसली माइनस। करंट असेट, अगर करंट लायबिलिटी बढ़ेगा तो प्लस, तो करंट असेट घटेगा तो प्लस होगा, और करंट असेट बढ़ेगा तो क्या होगा? माइनस होगा। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, यही दो चीजें हैं। ऐड क्या करोगे? इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करंट असेट, और लेस क्या करोगे? इंक्रीज इन करंट असेट और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी या माइनस। इसके अलावा एक चीज और माइनस करना होता है लास्ट में, टैक्स पेड। ये प्रीवियस ईयर का है, इसे माइनस करना है। बिकॉज अगर आपने ऑपरेटिंग में शुरू में देखा होगा तो ये जो प्रोविजन फॉर टैक्स था वो करंट ईयर का था, उसको तुम प्लस कर रहे थे, तो टैक्स पेड जो है वो प्रीवियस ईयर का आएगा, उसको माइनस करेंगे। क्योंकि मैंने तुम्हें बताया पहले भी, पिछले साल का जो टैक्स है उसको हम पे करते हैं इस साल, और इस साल का एक नया प्रोविजन बनाते हैं। तो पिछले साल का जो टैक्स था प्रीवियस ईयर का, उसको हम पे कर देंगे, तो माइनस। अब जो आएगा आंसर वो आएगा नेट कैश। अगर प्लस में आया तो फ्लो फ्रॉम, माइनस में आया तो यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो तीन अलग अलग हिस्से में तुम्हें मैंने याद करा। तीसरा तो बहुत सिंपल था, करंट लायबिलिटी बढ़ेगा प्लस, करंट असेट घटेगा प्लस, करंट लायबिलिटी घटेगा माइनस, करंट असेट अगर घटेगा, करंट असेट अगर घटता है तो प्लस, करंट असेट बढ़ेगा तो माइनस, करंट लायबिलिटी बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस। लास्ट में टैक्स पेड कौन से ईयर का? प्रीवियस ईयर का। और फिर क्या आ जाएगा? नेट कैश। अगर आंसर प्लस का आया टोटलिंग तो फ्लो फ्रॉम, माइनस का आया तो यूज्ड इन। ऑपरेटिंग भी याद हो गया, इन्वेस्टिंग भी याद हो गया, फाइनेंसिंग भी आपको अच्छे से लर्न हो गया। बताओ मुझे कि आपको बहुत हद तक याद हुआ नहीं हुआ? घर पे आधा से एक घंटा निकाल दोगे ना, 4-5 बार कॉपी में इसको लिख लोगे पूरा फॉर्मेट। अगर फॉर्मेट याद है फिर क्यों नहीं बनेगा क्वेश्चन? तो स्टेप बाय स्टेप होते हैं। अब कुछ टीचर क्या करते हैं, सीधा, अब सोचो कि मैं अभी तक मैंने एक भी चीज पढ़ाई नहीं है आपको कैश फ्लो में से, सिर्फ फॉर्मेट लर्न करा रहा हूँ और अकाउंट्स बनाना सिखाया। अब मैं सीधा क्वेश्चन नंबर 1 पे आऊंगा, बोलूंगा ऐसे ऐसे बनाना है, तो रट्टाफिकेशन हो जाएगा, उससे कुछ भी फायदा नहीं होगा आपको, और सिर्फ सरदर्द, टेंशन और चैप्टर टफ लगेगा। लेकिन इससे आपको चैप्टर आसान लगेगा और आप खुद भी किसी को पढ़ा दोगे इस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तभी समझ रहे हैं कि सर ने अच्छा पढ़ाया, जब आप खुद किसी को पढ़ा सको। नाउ ट्रीटमेंट ऑफ सॉरी, सम इंपॉर्टेंट एडिशनल पॉइंट। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट के नीचे ना कुछ एडिशनल पॉइंट्स होते हैं, उनका ट्रीटमेंट क्या होता है थोड़ा समझते हैं, फिर चलेंगे क्वेश्चन के ऊपर, और कई कई क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, और हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया भी हमें सीखने को मिलेगा। तो 6 नंबर के क्वेश्चन की हम लोगों ने नींव रख दी, तैयारी कर ली। सबसे पहला, इंटरेस्ट पेड हो चाहे डिविडेंड पेड हो, अगर आपको एडिशनल पॉइंट में मिलता है इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड और इंटरिम डिविडेंड पेड, तो वो ऑपरेटिंग में प्लस होगा, टिप के अंदर आपको याद है, लेकिन साथ में वो फाइनेंसिंग से माइनस भी होगा। अब सर हमें ना अपने मतलब नहीं बताया, इनका क्या मतलब होता है, मैं आपको दिखाता हूं कि सर
इंटरिम डिविडेंड पेड क्या होता है? बेटा देखो, नॉर्मली क्या होता है, इस साल जो भी मुनाफा कमाया है इसका डिविडेंड हम अगले साल देते हैं। मतलब आज हम जो डिविडेंड दे रहे होंगे वो पिछले साल का दे रहे होंगे। लेकिन इंटरिम डिविडेंड ऐसा डिविडेंड होता है जो इसी साल प्रपोज करके इसी साल पे कर देते हैं। मतलब एवं ही मन में आया कि चलो यार शेयर होल्डर्स को कुछ फायदा पहुंचाते हैं, तो इंटरिम डिविडेंड प्रपोज किया और पे कर दिया। सेम ईयर में प्रपोज होता है, सेम ईयर में पे होता है। तो कभी भी आपको एडिशनल पॉइंट में इंटरिम डिविडेंड मिल गया तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ऑपरेटिंग में प्लस करोगे और फाइनेंसिंग से क्या कर दोगे, देखो ये डिविडेंड पेड, फाइनेंसिंग से क्या कर दोगे, माइनस। इंटरेस्ट पेड हो चाहे डिविडेंड पेड हो चाहे इंटरिम डिविडेंड पेड हो, सेम चीज, एक ही फिगर है। मान लो 5 रुपए है तो 5 रुपए प्लस 5 रुपए माइनस। ये वो चीजें हैं जिनका डबल डबल ट्रीटमेंट होता है। तो इंटरेस्ट पेड हो, डिविडेंड पेड हो, इंटरिम डिविडेंड पेड हो, ऑपरेटिंग में प्लस होगा सबसे ऊपर और फाइनेंसिंग से माइनस होगा। और इंटरेस्ट कहां प्लस करोगे, ग्लिड वाले पोर्शन के अंदर इंटरेस्ट आता है। ठीक है, फाइनेंसिंग से माइनस होगा और ऑपरेटिंग में प्लस होगा। अगला, इंटरेस्ट मिल रहा है, ऑपरेटिंग से माइनस और इन्वेस्टिंग में प्लस। हमें जो इंटरेस्ट मिलता है हम उसे इन्वेस्टिंग में प्लस करते हैं और ऑपरेटिंग में क्या करते हैं, माइनस करते हैं, जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है। और ये मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं, दिखाऊं? देखो ये रहा इंटरेस्ट रिसीव इन्वेस्टिंग, देखो ना, ये रहा इंटरेस्ट रिसीव इन्वेस्टिंग में क्या हो गया, देखो प्लस हो गया इन्वेस्टिंग के अंदर, और ऑपरेटिंग में देखो इंटरेस्ट इनकम करके वो माइनस हो गया। जो मिला है वो इनकम ही तो है। तो दो दो जगह ट्रीटमेंट होता है, इनका ध्यान रखना। अगला, प्रोविजन फॉर टैक्स, ध्यान से अच्छे से समझो। अगर प्रोविजन फॉर टैक्स सिर्फ बैलेंस शीट के अंदर है, तीन बातें हैं, या तो वो खाली बैलेंस शीट में होगा, या तो वो खाली एडिशनल पॉइंट में होगा, या तो वो बैलेंस शीट प्लस एडिशनल पॉइंट दोनों में होगा। ध्यान समझना, अगर प्रोविजन फॉर टैक्स खाली बैलेंस शीट के अंदर दे रखा और नीचे कुछ भी नहीं लिखा एडिशनल पॉइंट में, तो जो करंट ईयर का है ना वो प्लस होगा ऑपरेटिंग में, किस नाम से, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड के नाम से। अभी टिप में बताया था, TIPP, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। और अगर ये प्रीवियस ईयर का है, देखो करंट ईयर का ऑपरेटिंग में प्लस होता है, प्रीवियस ईयर का आप क्या करोगे, ऑपरेटिंग से माइनस कर दोगे। करंट ईयर का ऑपरेटिंग में प्लस, प्रीवियस ईयर का ऑपरेटिंग से माइनस। आई बात समझ? आपको बैलेंस शीट के अंदर अगर प्रोविजन फॉर टैक्स दिया गया है तो करंट ईयर का ऑपरेटिंग में प्लस कर दोगे सबसे ऊपर प्रोविजन फॉर टैक्स मेड के नाम से, और प्रीवियस ईयर का ऑपरेटिंग में ही सबसे आखिरी में टैक्स पेड के नाम से माइनस करोगे। ये मैंने देखो तुमको बताया था, आपको याद आएगा, यार प्रीवियस ईयर। ठीक है सर, पता ही है तो आपने बता दिया फॉर्मेट में, बिल्कुल बता दिया। अगर खाली एडिशनल पॉइंट में लिखा है टैक्स पेड क्या होगा? अच्छा एक बात बताओ, बिना प्रोविजन बनाए क्या हम टैक्स की पेमेंट कर सकते हैं? प्रोविजन बनाया नहीं और टैक्स की पेमेंट कर दी, नहीं हो सकता। क्वेश्चन कह रहा है टैक्स पेड, एडिशनल पॉइंट में लिखा है 5,000 रुपए, तो यही 5,000 ऑपरेटिंग में प्लस करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स मेड के नाम से, और यही 5,000 हम टैक्स पेड के नाम से ऑपरेटिंग में माइनस करेंगे। अगर टैक्स पेड दिया है एडिशनल पॉइंट में तो फिर वो मेड भी हुआ ही होगा, तो प्लस माइनस दोनों होगा। लेकिन अगर एडिशनल पॉइंट में खाली प्रोविजन फॉर टैक्स मेड दिया है, तो मेड अगर है तो पेड की गारंटी नहीं है, तो सिर्फ ऑपरेटिंग में प्लस कर दोगे, ऑपरेटिंग के माइनस में कुछ नहीं करोगे, सिर्फ शुरू में प्लस कर दोगे। बट अगर पेड दिया है तो मेड भी होगा ही होगा। अगर मैं 10th पास हूं तो जरूरी नहीं है कि मैं 12th पास भी हूंगा, लेकिन अगर मैं 12th पास हूं तो जरूरी है कि मैं 10th पास भी हूंगा। तो उसी तरीके से अगर टैक्स पेड दिया है तो ऑपरेटिंग में प्लस, ऑपरेटिंग से ही माइनस कर दोगे, लेकिन सेम फिगर को। लेकिन अगर प्रोविजन फॉर टैक्स मेड दिया है तो सिर्फ ऑपरेटिंग में प्लस करोगे, इसे ऑपरेटिंग में माइनस फिर नहीं करोगे। ठीक है। अच्छा सर, अगर बैलेंस शीट में भी है और एडिशनल पॉइंट में भी दिया है, दोनों जगह दिया है, अरे दोनों जगह दिया है तो आप अकाउंट बना लेना, और ये मैंने तुमको सिखा दिया है। अकाउंट जब बनाओगे BD यहां लिखोगे, CD यहां लिखोगे, यहां आता है टू बैंक टैक्स पेड, तो ये जो टैक्स पेड है ये ऑपरेटिंग से माइनस होगा, और यहां जो आएगा बाई प्रोविजन फॉर टैक्स मेड वो चीज आप ऑपरेटिंग में प्लस करोगे। तो टैक्स पेड ऑपरेटिंग से माइनस और प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ऑपरेटिंग में प्लस कर दोगे। यही आपको करना है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया कि प्रोविजन फॉर टैक्स खाली बैलेंस शीट में है तो करंट ईयर का मेड, प्रीवियस ईयर का पेड। एडिशनल पॉइंट में टैक्स पेड दिया हुआ है तो सेम फिगर प्लस माइनस, टैक्स मेड दिया है तो फिर आप ऑपरेटिंग में सिर्फ प्लस करोगे, और अगर एडिशनल पॉइंट में भी है ऊपर भी, फिर तो अकाउंट बनाओगे और अकाउंट से खुद ही निकल के आएगा कितना पेड किया कितना मेड किया, सारे टेंशन खत्म, मेड प्लस पेड माइनस। नेक्स्ट, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट बता दिया है। अगर आप परचेज करोगे, परचेज करते हो तो इन्वेस्टिंग से माइनस, परचेज मतलब बढ़ रहा है, 5 लाख से 8 लाख हो गया, 5 लाख से 10 लाख हो गया, और राइट ऑफ मतलब घट रहा है, तो राइट ऑफ घट रहा है अगर तो ऑपरेटिंग में प्लस करोगे गुडविल रिटर्न ऑफ ग्लिड वाले पोर्शन में, और अगर परचेज किया है तो क्या करोगे, माइनस करोगे इन्वेस्टिंग के अंदर। ये इन्वेस्टिंग में माइनस होगा, ऑपरेटिंग में प्लस होगा। दैट्स इट, ये सारी की सारी चीजें थी, कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट, ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।
तो अगर आप इतना याद करके आओगे ना, मुझे प्रॉमिस करोगे सर मैं इतना याद करके आएंगे ना, तो अगली क्लास में मजा आएगा। और 6 नंबर का क्वेश्चन सीधा मैं बना के दिखाऊंगा, वो भी कोई छोटा बड़ा क्वेश्चन नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं, देखना कितना आसान है। तो मैंने 2 क्लासेस कराई हैं अभी, पहला पूरा का पूरा फॉर्मेट लर्न कराया अच्छे से, और दूसरा मैंने आपको अकाउंट्स बताया कि जो एडिशनल पॉइंट में होते हैं। और अगली क्लास में अब हम फुल फ्लेज क्वेश्चन बनाएंगे 6 6 नंबर के, और देखना कितने आसानी से बनेगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी तैयारी करा रहा हूँ अकाउंट्स को बीएसटी की, और क्रैश कोर्स भी आने वाला है, इंग्लिश की प्रिपरेशन भी चलने वाली है, तो थोड़ा सपोर्ट जरूर दिखाओ इस चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।